हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लव गुप्ता और आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज का टॉपिक हमारा शुरू करते हैं। पिछली क्लास से डिज़ाइन ऑफ ड्रॉप स्पिलवे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रॉप स्ट्रक्चर इज यूजुअली लिमिटेड अप टू ड्रॉप हाइट 3 to 4 मीटर ओनली। तो ड्रॉप स्पिलवे जो है उसकी जो कंडीशन दी जाती है, मतलब हेड रिक्वायरमेंट जो है वो मिनिमम 3 to 4 है। It is not economical to construct when drop height exceeds 4 मीटर। जनरली 4 मीटर से ज़्यादा भी अगर ड्रॉप है तो कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, लेकिन इकोनॉमिकल बेसिस पे देखा जाए तो फेजिबल और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर 4 मीटर से ज़्यादा के लिए नहीं क्रिएट किया जा सकता। द ड्रॉप स्ट्रक्चर आर यूज्ड ओवर द बेड at suitable intervals to stabilize the gully by drainage, changing its profile from higher slope to a gentle slope length। तो जो स्ट्रक्चर है ड्रॉप स्ट्रक्चर उसको बेड पे अकॉर्डिंग बनाया जाता है और ऐसा चेंज मतलब गली के जो बेड है उसको चेंज किया जाता है ताकि उसका जो स्टीप स्लोप है हायर स्लोप है वो जेंटल स्लोप में कन्वर्ट हो जाए। तो स्लोप को मेंटेन जो स्ट्रक्चर है वो उसका एक फंक्शन भी होता है स्लोप को मेंटेन करना गली का। तो उसके बेसिस पे भी डिज़ाइन की जाती है, बेड के स्लोप के अकॉर्डिंग भी चैनल जो है डिज़ाइन किया जाता है। देन द डिज़ाइन ऑफ स्ट्रेट ड्रॉप स्ट्रक्चर इज डन अंडर फॉलोइंग स्टेप्स। तो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है स्ट्रक्चर का डिज़ाइन। इनलेट का डिज़ाइन, आउटलेट का डिज़ाइन, इनलेट का डिज़ाइन, कंड्यूट का डिज़ाइन और आउटलेट का डिज़ाइन। अब इसके अंदर और कई सारे स्टेप्स हो सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, लेकिन मेनली किसी भी स्ट्रक्चर में इनलेट, कंड्यूट और आउटलेट यही 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब ब्रॉडली क्लासिफाइड किया जाए किसी स्ट्रक्चर को तो 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है। तो इन तीनों चीज़ों की जो है डिज़ाइन की जाती है। इसके अंदर और डिफरेंट कंपोनेंट्स आते हैं, लाइक इनलेट के अंदर हेड वॉल एक्सटेंशन, वैसे ही कंड्यूट के अंदर आते हैं, वैसे ही आउटलेट के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स आते हैं लाइक एप्रॉन। तो ये सारी चीज़ें। तो ड्रॉप स्ट्रक्चर में सिर्फ 2 कंपोनेंट है, इनलेट एंड आउटलेट। कंड्यूट तो होता नहीं है इसमें, कंड्यूट होता है सिर्फ ड्रॉप इनलेट स्पिलवे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पहले इनलेट की डिज़ाइन। Straight drop spillway consists of straight type inlet. That is why name becomes as straight drop spillway. तो यहाँ पे जिस स्ट्रक्चर की बात की जा रही है वो स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे है, जिसमें इनलेट और आउटलेट बस होता है। उसको ड्रॉप स्पिलवे भी बोला जाता है कई कई बार। तो स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे का मतलब ये होता है कि उसके जो स्पिलवे है और जो इनलेट है वो स्ट्रेट टाइप का होता है, इसीलिए उसको सिंपली स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे कहा जाता है। तो इनलेट की डिज़ाइन में मेनली जो है फर्स्टली जो कंसिडर किया जाता है वो है क्यू, मतलब पीक डिस्चार्ज। किस डिस्चार्ज को उस इनलेट को हैंडल करना है वो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। क्यू इज इक्वल टू 2/3 CD अंडर 2G इंटू LH की पावर 3/2। तो क्यू है यहाँ पे पीक डिस्चार्ज रेट विच इज टू बी हैंडल्ड बाय द स्ट्रक्चर। देन जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको कंसिडर किया जाता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन है लेंथ ऑफ क्रेस्ट। एच है हेड ऑफ द क्रेस्ट, मतलब जो स्पिलवे क्रिएट करना है रेक्टेंगुलर साइज का उसका लेंथ, उसका हेड। और सी डी है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। इट वेरीज अकॉर्डिंगली विद द एंट्रेंस कंडीशन। अगर द वैल्यू ऑफ सी डी एस 0.6 इज कॉमनली यूज। तो सी डी जो है प्रैक्टिकल कंडीशन पे देखा जाए तो एंट्रेंस में कैसा कंडीशन है, मतलब वाटर जो है एंटर कर रहा है तो उसका कंडीशन कैसा है, गली का कंडीशन कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जनरली जो है 0.6 जो है कॉमनली यूज किया जाता है सीडी। तो हमको बेसिकली ये फॉर्मूला जो है वो याद रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए, डिज़ाइन के लिए भी। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन द इक्वेशन इज रिड्यूस टू Q इज इक्वल टू 0.017 LH की पावर 3/2।
इनलेट के डिज़ाइन के लिए हम लोग एक चीज़ और यूज़ कर सकते हैं। इरिगेशन में आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर में शायद, कि वी नॉच और रेक्टेंगुलर स्पिलवे और ट्रेपजॉइडल स्पिलवे। तो जिसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर हमको इनलेट पे चाहिए, मतलब जो स्पिलवे हमको इनलेट में चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो है क्यू का फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है design of outlet. Outlet design is performed with the consideration that the kinetic energy gained by the sheet of flowing water when falls from the crest of the gully head to downstream side of the structure must be dissipated and or converted into potential energy. तो यहाँ पे क्या होता है, आउटलेट में जो फॉलिंग वाटर है, मतलब इनलेट के बाद जो वाटर जो है वो हेड डिफरेंस के कारण एक वहाँ पे नापे क्रिएट होता है, जो कि इरिगेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्पिलवे से जब वाटर जो है वो, ये कोई स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से वाटर जो फॉलिंग वाटर जो फॉल हो रहा है, ये स्पिलवे है हमारा कुछ, तो इस लेवल से जो वाटर फॉल हो रहा है, तो इस वाले जो पोर्शन है यहाँ पे जो वाटरफॉल जो क्रिएट होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है, उसको बोला जाता है नापे, ये वाले पोर्शन को। मतलब शीट ऑफ फ्लोइंग वाटर जो क्रिएट होता है उसको बोलते हैं नापे। तो उस फ्लोइंग वाटर में जो एनर्जी होती है उसको रिड्यूस करना बहुत नेसेसरी होता है, उस काइनेटिक एनर्जी को लूज करना बहुत जरूरी होता है स्ट्रक्चर के लिए। The primary calculation to design the outlet are performed by following two terms. तो फर्स्ट है फ्राउड नंबर कैलकुलेट करना होता है, F is equal to V by अंडर रूट जी डी। फ्राउड नंबर इज डायमेंशनलेस, F V है वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंटरिंग द जंप। तो जंप मतलब आगे आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे उसको। हाइड्रोलिक जंप क्रिएट होता है जिस स्ट्रक्चर में ड्यू टू फॉलिंग ऑफ एनर्जी, जहाँ पे फॉलिंग मतलब फॉल होने के बाद वाटर जो है जो स्ट्रक्चर पे पड़ता है वहाँ पे फ्लोर ब्लॉक्स होते हैं, उसकी वजह से जो है जंप क्रिएट होता है एक। मतलब सिंपल टर्म से बोला जाए तो जब वाटर जो है फॉलिंग वाटर सरफेस से टकराती है तो वहाँ जो वाटर है कुछ ऊपर उठती है थोड़ा, उसी को बोला जाता है जंप। इसके बारे में और कई टाइप्स होते हैं, इसको आगे एक्सप्लेन करूँगा। देन डी है डेप्थ ऑफ फ्लो एट एंट्रेंस, मतलब इनलेट कंडीशन पे डेप्थ ऑफ फ्लो। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि इफ F is equal to n then V is equal to root GD. Under this condition the flow is said to be in critical state. If F is greater than 1 then V is greater than under root GD, then the flow is known as subcritical flow. In this case, the gravity force is most dominating, which result into reduction of flow velocity. Similarly, if F is greater than 1, सॉरी वो वाले कंडीशन में F is less than 1 था, यहाँ पे है F is greater than 1, then V is greater than under root GD. The flow is called supercritical flow. तो फ्रॉड नंबर के अकॉर्डिंग फ्लो जो है वो डिसाइड होता है क्रिटिकल, सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल। तो इसी कंडीशन में जब फ्लो जो है क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल और सब क्रिटिकल जाती है, सुपर क्रिटिकल जाती है, तो उस कंडीशन में जो जंप क्रिएट होता है। इन दिस स्टेट द इंटरनल फोर्स बिकम मोर इफेक्टिव एंड द ग्रेविटी फोर्स कॉजिंग इंक्रीज इन फ्लो वेलोसिटी। In outlet design, the attempts are made to bring the downstream flow velocity in subcritical range by creating hydraulic jump inside the outlet. मतलब जो फ्लो है, अगर जो फ्लोइंग वाटर है वो सुपर क्रिटिकल फ्लो में है, सुपर क्रिटिकल फ्लो कंडीशन में है, तो वहाँ उसकी जो एनर्जी वो हाई होती है, तो उसको सब क्रिटिकल फ्लो में लाया जाता है बाय क्रिएटिंग हाइड्रोलिक जंप। देन अब देखते हैं आउटलेट डिज़ाइन के लिए जो हाइड्रोलिक जंप क्रिएट होता है उसके बारे में। तो कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, हाइड्रोलिक जंप क्या होता है, हाइड्रोलिक जंप
कारण जो एनर्जी लॉस कैसे होता है और कितना होता है, ये सारी चीज़ें। तो द सुपर क्रिटिकल फ्लो इन ए चैनल ऑफ स्मॉल स्लोप इज अनस्टेबल। तो अगर कोई वाटर फ्लो जो है सुपर क्रिटिकल फ्लो में है तो वो अनस्टेबल कंडीशन का होता है, बिकॉज द स्लोप ऑफ चैनल इज अनस्टेबल टू सस्टेन इट। देयरफॉर सुपर क्रिटिकल फ्लो टेंड्स टू चेंज इन सब क्रिटिकल फ्लो। In supercritical state, the depth of flow is less than the critical depth, while in subcritical condition, it is greater than the critical depth. Thus, when flow changes from supercritical state to subcritical state, the depth of flow get increased. तो अगर लाइक इसको ऐसा समझते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लो को ऐसा समझते हैं कि फ्लोइंग वाटर है वो सुपर क्रिटिकल फ्लो कंडीशन में है, तो उसकी जो डेप्थ है वो कम होगी। लेकिन अगर उसके सामने कुछ ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर जाए, उसके एनर्जी लॉस किया जाए उस फ्लो के लिए, तो उसका जो डेप्थ है वो बढ़ने लगता है। मतलब जो सुपर क्रिटिकल फ्लो है वो सब क्रिटिकल स्टेट की जो आगे बढ़ता है और उसका डेप्थ जो है वो उस वाटर का वो बढ़ने लगता है। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं जंप। कि जब फ्लोइंग वाटर सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल स्टेट में जाता है तो जंप क्रिएट होता है ड्यू टू इंक्रीज इन डेप्थ। This increase in depth of flow is effective for a shorter length is known as hydraulic jump। तो यहाँ पे इसको एक इमेज से समझ लेते हैं। ये यहाँ पे देखते हैं इस फिगर में कि ये जो फ्लोइंग वाटर को डेप्थ है सुपर क्रिटिकल फ्लो में, अब सडन इस पे ऑब्स्ट्रक्शन आया और यहाँ पे फॉल हुआ। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब जरूरी नहीं कि वो उसके बीच में ही हो, फॉल की वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है, मतलब एनर्जी लॉस होता है। तो यहाँ पे जो फ्लोइंग वाटर है उसमें फॉल होता है। तो इस कंडीशन से जो है मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ, तो फ्लोइंग वाटर है उसका जो कंडीशन है उसका कर्वेचर जो है वो कुछ इस टाइप का बनना चाहिए, जो कि यहाँ पे डैश में शो किया गया, ऐसा कुछ बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है फ्लो के बाद यहाँ पे कुछ वाटर पॉन्डिंग क्रिएट हो जाता है और जो सरफेस है वो इस टाइप का हो जाता है। इसी को बोला जाता है हाइड्रोलिक जंप। तो जो हाइड्रोलिक जंप होता है वो मैक्सिमम एनर्जी लॉस करता है किसी भी स्ट्रक्चर में। मतलब ज़रूरी नहीं है कि फ्लोइंग वाटर के साथ में ऑब्स्ट्रक्शन डाल के ही, मतलब एक ऑब्जेक्ट रख के ही वहाँ पे जो जंप क्रिएट किया जाए। फॉल की वजह से भी जंप क्रिएट होता है, मतलब हेड डिफरेंस की वजह से वाटरफॉल होता है, तो उससे भी जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है। तो जनरली इसीलिए किसी भी चैनल में या गली में जो है हाइड्रोलिक जंप क्रिएट किया जाता है ताकि उस फ्लोइंग वाटर की एनर्जी वो डिसिपेट हो सके। एक प्रॉपरली डिजाइंड हाइड्रोलिक जंप में 60 to 70% तक जो है एनर्जी डिसिपेशन हो सकता है। In hydraulic jump, a high degree of turbulence is created, which is responsible for dissipating the energy to very high range. The amount of energy lost in hydraulic jump is described below। तो हाइड्रोलिक जंप में जो बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस क्रिएट होता है आउटलेट कंडीशन पे, जिसकी वजह से एनर्जी लॉस होते हैं। एनर्जी लॉस का जो इक्वेशन है वो डिनोट किया जाता है डेल ई से, और इक्वेशन होता है डेल ई इज इक्वल टू y1 माइनस y2 प्लस v1 स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर बाई 2g। तो ई है यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी इन हाइड्रोलिक जंप। y1 है डेप्थ ऑफ फ्लो बिफोर द जंप, y2 है डेप्थ ऑफ फ्लो इन द जंप, v1 है वेलोसिटी ऑफ फ्लो बिफोर द जंप, v2 है वेलोसिटी ऑफ फ्लो आफ्टर द जंप। तो डेप्थ ऑफ फ्लो इन द जंप नहीं होगा, डेप्थ ऑफ फ्लो आफ्टर द जंप होगा। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला एनर्जी लॉस के लिए, एनर्जी लॉस ड्यू टू हाइड्रोलिक जंप। अब एनर्जी लॉस में एक और टर्म होता है रिलेटिव एनर्जी लॉस, EL से डिनोट किया जाता है, जिसको इसके लिए फॉर्मूला होता है
EL इज इक्वल टू Y2 माइनस Y1 होल क्यूब डिवाइडेड बाई 4 Y1 Y2। तो ये एक हो गया हमारा एनर्जी लॉस, और रिलेटिव एनर्जी लॉस का फॉर्मूला होता है EL इज इक्वल टू Y2 माइनस Y1 होल क्यूब डिवाइडेड बाई 4 Y1 Y2। तो ये हो गया दो फार्मूला जो कि नेसेसरी हैं और जो कि आपको याद रखना है। और यहाँ पे सारे टर्म वही हैं जो जो इस इक्वेशन के लिए Y1 Y2। ओके, इस इक्वेशन का हमको कोई मतलब नहीं है अभी। देन नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप। तो जो है हाइड्रोलिक जंप है वो बहुत नेसेसरी और एक रिक्वायर्ड चीज़ है एनर्जी डिसिपेशन के लिए, आउटलेट और किसी भी स्ट्रक्चर के लिए। मतलब चैनल में जो है एनर्जी लॉस के लिए हाइड्रोलिक जंप क्रिएट करना पड़ता है। तो इसके यूजेस या फिर एप्लीकेशन क्या क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट है यूज टू डेसिपेट द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर ओवर द वियर डैम्स एंड other hydraulic structures. The energy dissipation of flowing water is helpful to prevent soil scouring at downstream section of the hydraulic structure in significant way। तो मेन जो इसका पर्पस होता है हाइड्रोलिक जंप का वो क्रिएट करने का वो होता है टू डिसिपेट द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर। मतलब एनर्जी डिसिपेशन में क्या होता है, और टेक्निकल टर्म्स में बोला जाए तो जो फ्लो है सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है वो सब क्रिटिकल फ्लो में फ्लो स्टेट में आ जाता है, जिसकी वजह से होता है एनर्जी लॉस। क्योंकि उस सेक्शन में बहुत सारे एडीज, बहुत सारे करंट मतलब बैक फ्लो होता है, रोलर्स क्रिएट होते हैं, एडीज क्रिएट होते हैं, भंवर क्रिएट होता है उस कंडीशन पे, इस वजह से एनर्जी लॉस होता है। Then next है to raise the water level on downstream side of measuring flume. This property is beneficial to create high water level in irrigation channels and as thus to make easy water distribution at every corners of the field. तो इसका जो एक और एप्लीकेशन होता है कि डाउन स्ट्रीम सेक्शन पे भी अगर हमको वाटर का जो डेप्थ है वो इंक्रीज करना होता है तो इससे हमको उस वो जो रिक्वायर्ड हाइट है वो अचीव हो सकती है। It is then third, it is used to increase the water weight on apron section and thus to reduce the uplift pressure below masonry structure by raising the water depth within the apron section. तो जो डेप्थ ऑफ वाटर एप्रॉन आउटलेट कंडीशन है वो बढ़ती है, इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर का वेट भी बढ़ता है, मतलब स्ट्रक्चर के ऊपर जो वेट है वो बढ़ जाता है और अपलिफ्ट प्रेशर जो है सॉइल का वो उसको नेगलेक्ट कर देता है और रिड्यूस कर देता है। जो जो स्ट्रक्चर का वेट बढ़ता है उसकी वजह से जो अपलिफ्ट प्रेशर क्रिएट होना मतलब सॉइल में सीपेज की वजह से जो अपलिफ्ट प्रेशर क्रिएट होता है वो क्या बोला जाए उसको अपोज कर देता है। जो इंक्रीज वेट है मतलब उसको कि अपोज करके उसको नेग्लिजिबल कर देता है अपलिफ्ट प्रेशर को। द अपलिफ्ट प्रेशर कैन बी एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ वाटर डेप्थ existing over the hydraulic structure. Then next use is the increase the discharge of a sluice by heading the back tail water because the effective head gets reduced. The next hydraulic jump is employed for locating the gauging station। मतलब एक सेक्शन में अगर डिस्चार्ज हमको मेजर करना है तो हाइड्रोलिक जंप वहाँ पे क्रिएट करके हम जो डिस्चार्ज वो इजीली मेजर कर सकते हैं। टू एरिएट द वाटर मतलब एयर पॉकेट्स, मतलब एयर को जो एरिएट करने के लिए उसमें ऑक्सीजन डिजोल्व और एयर डिजोल्व करने के लिए भी हाइड्रोलिक जंप का यूज होता है। फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन द हाइड्रोलिक जंप्स मेक ए कंप्लीट मिक्सिंग ऑफ केमिकल इन वाटर। तो हाइड्रोलिक जंप क्रिएट करके भी केमिकल्स को जो है वाटर में मिक्सिंग की जाती है, वाटर प्यूरिफिकेशन किया जाता है, एरिएशन किया जाता है वाटर का। तो इसके जो इफेक्टिव हेड जो इंक्रीज होता है उसका एक और यूज किया जा सकता है, लाइक
हाइड्रोलिक पावर में इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए। इसके जो इंक्रीज्ड हाइट है, इंक्रीज्ड डेप्थ जो होता है, इफेक्टिव हाइट जो इंक्रीज होता है हाइड्रोलिक जंप की वजह से, उसका यूज़ हाइड्रोलिक पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हाइड्रोलिक जंप की जो एप्लीकेशन है वो। देन नेक्स्ट है इसका एप्लीकेशन एक और है, इट इज ऑल्सो यूज टू रिमूव एयर पॉकेट्स फ्रॉम द वाटर सप्लाई लाइन एंड द रिमूविंग ऑफ प्रॉब्लम ऑफ एयर लॉकिंग फ्रॉम देयर। मतलब किसी वाटर सप्लाई चैनल से, मतलब एक अंडरग्राउंड सिस्टम बोला जाए कि एक वाटर सप्लाई चैनल से वाटर पॉकेट्स को रिमूव करने का भी यूज़ होता है। किसी वाटर चैनल में अगर उसमें हाइड्रोलिक जंप क्रिएट करके करने के बाद फिर जो वाटर है उसको पाइपलाइंस में दिया जाता है, तो उसमें एयर पॉकेट्स नहीं होते हैं, वो एयर पॉकेट्स जो है वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाते हैं। तो ये एक और बेनिफिट हो जाता है हाइड्रोलिक जंप क्रिएट करने का। देन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक जंप, उसको देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना, थैंक यू।